नमस्कार, महीनान के खास वीकली शो कंपनीनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनीनामा में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर, निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने रविवार 28 मई को ग्रुप की जनरल इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हिस्सेदारी 50% से ज्यादा करने को मंजूरी दे दी है। 31 मार्च 2023 तक आईसीआईसीआई बैंक की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 48.02% हिस्सेदारी है और अब बैंक के बोर्ड ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में हिस्सेदारी कई चरणों में 4% तक बढ़ाने को हरी झंडी दिखा दी है। इस 4% हिस्से में से आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कम 2.5% हिस्सेदारी 9 सितंबर 2024 से पहले खरीदी जाएगी। इस खबर के चलते 29 मई सोमवार को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयर में 14% तक का बड़ा उछाल देखने को मिला, जो कि मार्च 2020 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है और क्लोजिंग भी 8.25% की बढ़त के साथ हुई। इतनी बड़ी तेजी की वजह है आईसीआईसीआई बैंक के रुख में बदलाव। 10 मार्च को आईसीआईसीआई बैंक ने एक्सचेंजों को बताया था कि बैंक को आरबीआई से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अपनी हिस्सेदारी 30% से नीचे करने के लिए समय सीमा में 9 सितंबर 2024 तक का एक्सटेंशन मिल गया है, लेकिन उसके विपरीत अब बोर्ड ने हिस्सा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। दरअसल बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों में बैंक या तो 30% से कम या 50% से ज्यादा हिस्सा रख सकते हैं। दूसरी खबर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने रणनीतिक विनिवेश के जरिए किसी पीएसयू में हिस्सा खरीदने वाले खरीदार को गिफ्ट टैक्स में छूट दे दी है। इससे पहले यह छूट केवल किसी पीएसयू कंपनी की सेल पर यानी बेचने पर लागू थी। माना जा रहा है कि आईडीबीआई बैंक, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए या डील को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इन सभी कंपनियों के लिए सरकार लंबे समय से खरीदार ढूंढ रही है और ऐसा अनुमान है कि इन तीनों कंपनियों में हिस्सा बिक्री इसी वित्त वर्ष में पूरी हो सकती है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2024 में सरकार की विनिवेश के जरिए 51,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 2 जून को आईडीबीआई बैंक का शेयर 1/4% चढ़कर बंद हुआ था। तीसरी खबर, देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मा ने शनिवार 27 मई को इजराइल की कंपनी टैरो फार्मा की बाकी बची हिस्सेदारी को खरीदने की घोषणा की है। सन फार्मा ने टैरो फार्मा के बोर्ड को इस प्रस्ताव को लेकर लेटर लिखकर जानकारी दी है। फिलहाल सन फार्मा की टैरो फार्मा में 78.48% हिस्सेदारी है और $38 प्रति शेयर के भाव पर बाकी बचे 21.52% हिस्से को खरीदने की पेशकश की है, जो टैरो की 25 मई की क्लोजिंग से 31.2% प्रीमियम पर है। इस प्रस्ताव के तहत सन फार्मा की सब्सिडरी यानी सहयोगी कंपनी के तौर पर टैरो फार्मा कामकाज करेगी और एनवाईएससी यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जहां ये कंपनी लिस्टेड है, वहां से शेयरों की डीलिस्टिंग हो जाएगी। 29 मई को जब यह खबर आई तो सन फार्मा का शेयर दिन के निचले स्तर से रिकवरी के बाद हल्की कमजोरी लेकर बंद हुआ था। चौथी खबर, एचडीएफसी लिमिटेड की एजुकेशन लोन यूनिट क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज में मेजॉरिटी यानी 50% से ज्यादा हिस्सा खरीदने की दौड़ में बीपीईए इक्विटी सबसे आगे है। बीपीईए इक्विटी को पहले हम बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया के नाम से जानते थे। माना जा रहा है कि डील $1.5 अरब या 12,000 करोड़ रुपए तक की रकम में हो सकती है। बेरिंग पीई इक्विटी के अलावा क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज को खरीदने की दौड़ में ब्लैकस्टोन, कार्लाइल, टीएएसओ और सीवीसीबी शामिल है। ये डील फाइनल स्टेजेस में है और जून में यानी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर से पहले घोषणा हो सकती है। एचडीएफसी लिमिटेड की क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज में 100% हिस्सेदारी है, जिसे आरबीआई की शर्तों के मुताबिक 2 साल में घटाकर 10% करना है। 29 मई को एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर 1.5% चढ़कर बंद हुआ था। पांचवी खबर, आदित्य बिरला ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार से जुड़ी कंपनी एबी कैपिटल के शेयर में शुक्रवार 2 जून को 2.25% तक का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग ½ की मजबूती के साथ हुई। इंटरडे में शेयर ने 176 रुपए 60 पैसे का नया हाई भी छुआ, जो कि 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। दरअसल एबी कैपिटल के बोर्ड ने प्रेफरेंशियल इशू के जरिए शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। यह शेयर प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप एंटिटी को 165 रुपए 10 पैसे के भाव पर जारी किए जाएंगे, जिसके जरिए कंपनी 1250 करोड़ रुपए की रकम जुटाएगी। आपको बता दें कि 11 मई को कंपनी के बोर्ड ने 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने को मंजूरी दी थी और ये प्रेफरेंशियल इशू उसी मंजूरी का ही हिस्सा है। इस प्रस्ताव के जरिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज को 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के बदले 6 करोड़ 6 लाख शेयर और सूर्य इन्वेस्टमेंट्स को 1 करोड़ 51 लाख शेयर जारी किए जाएंगे, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। छठी खबर, सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाले जेएसडब्ल्यू ग्रुप की जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी में हिस्सा बिक्री की योजना है। इस हिस्सा बिक्री के जरिए ग्रुप की $50 करोड़ जुटाने की योजना है, जिसमें माइनॉरिटी यानी छोटी हिस्सेदारी बेची जा सकती है। इस हिस्सा बिक्री के लिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया है। आपको बता दें कि जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक और कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी की सहयोगी कंपनी है। हिस्सा खरीद के लिए टीपीजी
का द राइज फंड इच्छुक बिडर्स में से एक है। ये फंड क्लीन एनर्जी के कारोबार से जुड़ी कंपनियों में निवेश करता है। इससे पहले इस फंड ने टाटा मोटर्स की ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी में $1 अरब का निवेश किया था। 30 मई को जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर जब ये खबर आई तो 4% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। 7वीं खबर, फंडिंग की कमी से जूझ रही देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने पिछले हफ्ते पूंजी जुटाने को लेकर बातचीत आगे बढ़ने के संकेत दिए थे, पर एनालिस्ट का मानना है कि नई पूंजी इक्विटी के बजाय कर्ज के रूप में आ सकती है। दरअसल एनालिस्ट के मुताबिक निवेशकों को डर है कि नियामक बकाये या रेगुलेटरी ड्यूज पर मॉरेटोरियम खत्म होने पर इक्विटी डाल्यूशन यानी उनके इक्विटी हिस्से में कमी हो सकती है। आसान शब्दों में देखें तो एनालिस्ट सरकार की बकाया रकम को दोबारा इक्विटी में बदले जाने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। अगर नए निवेशक अभी कंपनी में इक्विटी हिस्सा लेते हैं तो सरकार को शेयर जारी किए जाने पर उनके हिस्से में कमी हो सकती है, जिसे इक्विटी डाल्यूशन कहते हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2025 में वोडाफोन आइडिया का मॉरेटोरियम खत्म हो रहा है, जिसके बाद स्पेक्ट्रम और एजीआर के बकाये पर सालाना करीब 43,000 करोड़ रुपए की देनदारी आएगी। कंपनी का कैश एबिटडा करीब 10,000 करोड़ रुपए का है, तो उस हिसाब से एनालिस्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया के पास 30,000 करोड़ रुपए का गैप होगा। 30 मई को वोडाफोन आइडिया का शेयर एकदम सपाट बंद हुआ था। 8वीं खबर, एचडीएफसी लाइफ की फॉरेन जॉइंट वेंचर पार्टनर एबरदीन पीएलसी, जिसे हम पहले स्टैंडर्ड लाइफ एबरदीन के नाम से जानते थे, इस फर्म ने एचडीएफसी लाइफ में बुधवार को ब्लॉक डील के जरिए अपनी बाकी बची 1.66% हिस्सेदारी बेच दी है। एबरडीन ने 579 रुपये 60 पैसे के भाव पर इस ब्लॉक डील में कुल 3 करोड़ 56 लाख शेयर बेचे हैं। इस तरह इस सौदे की वैल्यू 2069 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एचडीएफसी लाइफ में एबरडीन के जेवी पार्टनर एचडीएफसी बैंक ने यह हिस्सेदारी खरीदी है और एबरडीन का 23 साल के बाद भारत के लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से एग्जिट हो गया है। आपको बता दें कि मार्च 2023 तक एबरदीन का अपनी सहयोगी कंपनी एबरदीन मॉरिशस होल्डिंग्स लिमिटेड के जरिए एचडीएफसी लाइफ में 1.7% प्रमोटर हिस्सा था, जबकि भारतीय प्रमोटर एचडीएफसी लिमिटेड की इस कंपनी में 48.65% हिस्सेदारी थी। बुधवार की ब्लॉक डील के बाद एचडीएफसी लाइफ के शेयर में 3% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला, पर क्लोजिंग करीब 1.5% की बढ़त के साथ हुई। वही एचडीएफसी बैंक का शेयर 1.5% गिरकर बंद हुआ था। 9वीं खबर, बुधवार 31 मई को सोना बीएलडब्ल्यू फॉर्जिंग के शेयर में 2.1 करोड़ शेयरों या 3.7% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। 507 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई इस ब्लॉक डील के सौदे की कुल वैल्यू 1093 करोड़ रुपए आंकी गई है, यानी कि ब्लॉक डील का भाव जो कि मंगलवार की क्लोजिंग से 5% से ज्यादा के डिस्काउंट पर था। 30 मई को जारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के एक प्रमोटर और इस इन्वेस्टमेंट की 3.25% हिस्सेदारी बेचने की योजना थी। 31 मार्च 2023 तक और इस इन्वेस्टमेंट की कंपनी में 33% हिस्सेदारी थी। 31 मई को शुरुआती कारोबार में सोना बीएलडब्ल्यू फॉर्जिंग्स के शेयर ने 5.5% तक का गोता लगाया, पर कारोबार के आखिरी आधे घंटे में शेयर में शानदार रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग करीब 6% की मजबूती के साथ देखने को मिली थी। 10वीं खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता को लेकर इस हफ्ते 3 खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी वीआरएल ने अपनी 2 प्रतिद्वंदी कंपनियों से $45 करोड़ की रकम जुटाई है। इससे इस बात का अंदाजा लगता है कि वीआरएल को बैंकों या अन्य चैनल से रकम जुटाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुल $45 करोड़ की रकम में से $25 करोड़ दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल रिसोर्स कंपनियों में से एक ग्लैनकोर इंटरनेशनल से जुटाए गए हैं, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड नंबर 27 में जानकारी दी थी। इस लोन के लिए भारत में लिस्टेड कंपनी वेदांता का करीब 4.5% हिस्सा गिरवी रखा गया है और बाकी बची $20 करोड़ की रकम कमोडिटीज ट्रेडिंग कंपनी ट्रैफिगुरा से जुटाई गई है। ट्रैफिगुरा से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल ओकट्री का $15 करोड़ का कर्ज चुकाने पर होगा। इससे पहले अप्रैल में भी ओकट्री को $25 करोड़ का भुगतान किया गया था। 2 जून को वेदांता का शेयर 0.5% चढ़कर बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि ग्लैनकोर से मिली रकम से वीआरएल ने 31 मई यानी बुधवार को ड्यू $1.4 अरब की बॉन्ड्स की रकम समय पर चुका दी है, यानी कि वीआरएल को अपना कर्ज चुकाने के लिए राइवल कंपनियों से भी मदद लेनी पड़ रही है। पर इस भुगतान के बाद कंपनी का ग्रॉस डेट घटकर $6.4 अरब रह गया है। वीआरएल ने मार्च 2022 में कर्ज कम करने के लक्ष्य का ऐलान किया था और उसके बाद कंपनी ग्रॉस डेट में $3.3 अरब की कमी कर चुकी है। वेदांता ग्रुप ने वित्त वर्ष 2023-24 में कर्ज को कम करते हुए पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य बनाया है, यानी डेट फ्री होने का लक्ष्य तय किया है। तीसरी खबर यह है कि सरकार भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए इंसेंटिव पाने के लिए फॉक्सकॉन और वेदांता के जॉइंट वेंचर के अनुरोध को अस्वीकार कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इस जॉइंट वेंचर को 28 नैनोमीटर के चिप्स बनाने के लिए इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। 1 जून को जब यह खबर आई तो वेदांता का शेयर दिन की ऊंचाई से फिसल कर बंद हुआ था।
11वीं खबर, पतंजलि फूड्स के प्रमोटर्स ने 6% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। प्रमोटर्स की जून महीने में QIP और OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए यह हिस्सा बेचने की योजना है। कंपनी की पब्लिक शेयर होल्डिंग फिलहाल 19.18% है, जिसे कंपनी अब बढ़ाकर 25% करने जा रही है। पतंजलि फूड्स ने न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों की वजह से हिस्सा बिक्री करने का फैसला किया है। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी की कम से कम 25% हिस्सेदारी ओपन मार्केट में यानी पब्लिक के पास होनी चाहिए। 1 जून को जब यह खबर आई तो पतंजलि फूड्स का शेयर करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। 12वीं खबर, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया का शेयर इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि कंपनी ने थर्मल कोल की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें 31 मई यानी बुधवार से लागू हो चुकी हैं। जनवरी 2018 के बाद कंपनी की ओर से पहली बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, यानी कीमतों में 5 साल में पहली बार बढ़ोतरी की गई। कीमतों में बढ़ोतरी के चलते वित्त वर्ष 2023-24 की बाकी बची अवधि में कोल इंडिया की आय में 2703 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। 31 मई को कोल इंडिया का शेयर 1.25% गिरकर बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि बुधवार 31 मई की शाम को सरकार ने OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए कोल इंडिया में 3% तक हिस्सा बिक्री की घोषणा की है। यह हिस्सेदारी 1 से 2 जून को बेची गई, जिससे सरकार को 4162 करोड़ रुपए की रकम मिली। नॉन रिटेल निवेशकों के लिए OFS 1 जून को खुला था और 3.5 गुना भरा था, और रिटेल निवेशकों के लिए 2 जून यानी शुक्रवार को खुला था और 1 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। इस OFS का फ्लोर प्राइस 225 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था, जिसके जरिए सरकार ने 18.5 करोड़ शेयर बेचे। OFS का फ्लोर प्राइस बुधवार की क्लोजिंग से 7% के डिस्काउंट पर था, जिस वजह से गुरुवार को शेयर में गिरावट देखने को मिली। फिलहाल सरकार की इस कंपनी में करीब 66% हिस्सेदारी है, जो इस OFS के बाद घटकर 63% के आसपास हो जाएगी। गुरुवार 1 जून को कोल इंडिया का शेयर 4.5% गिरकर बंद हुआ और निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर रहा। 13वीं खबर, निजी क्षेत्र के बैंक साउथ इंडियन बैंक ने नए MD और CEO पद के लिए उम्मीदवारों का चुनाव कर लिया है। इन चुने गए उम्मीदवारों के लिए RBI से मंजूरी मांगी जाएगी। सितंबर 2023 में बैंक के मौजूदा MD और CEO मुरली रामाकृष्णन का कार्यकाल खत्म होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 को मुरली रामाकृष्णन की 3 साल के लिए नियुक्ति की गई थी। पर मार्च 2023 में रामाकृष्णन ने अपना कार्यकाल आगे ना बढ़ाने का फैसला लिया था। ये फैसला निजी कारणों से लिया गया था, जिस वजह से 1 जून को साउथ इंडियन बैंक के शेयर में 9.5% की बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर देखते हैं। पहली खबर, गो फर्स्ट को लेकर बीते हफ्ते कई बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि 3 मई को गो फर्स्ट की उड़ानें बंद होने के बाद उनके रूट्स पर अन्य एयरलाइन कंपनियों ने अपने विमान सेवाओं को बढ़ा दिया है। हालांकि इन रूट्स पर हवाई किराए में 5 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। दूसरी खबर यह है कि वाडिया ग्रुप की होल्डिंग कंपनी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन यानी BBTC ने गो फर्स्ट में अपने निवेश पर 1866 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है। तीसरी खबर यह है कि गो फर्स्ट के लेसर्स यानी लीज पर विमान देने वाली कई कंपनियों ने अपने विमानों को छुड़ाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल रेसर्स को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनक्लैट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। 29 मई को बॉम्बे बर्मा का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। 30 मई को खबर आई कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने एविएशन रेगुलेटर DGCA के साथ रिवाइवल प्लान पर चर्चा की है। पिछले हफ्ते DGCA ने गो फर्स्ट को 30 दिन के अंदर रिवाइवल प्लान पेश करने के लिए कहा था। इसके अलावा कंपनी ने अपने पायलट और अधिकारियों को रोकने के लिए सैलरी में इजाफा करने का फैसला किया है। कंपनी पायलटों की सैलरी में 1 लाख रुपए और दूसरे अधिकारियों की सैलरी में 50,000 रुपए की बढ़ोतरी करने जा रही है। दरअसल गो फर्स्ट के कई पायलट एयर इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गो एयर के 200 पायलट्स ने एयर इंडिया को ज्वाइन कर भी लिया है। 31 मई को खबर आई कि गो फर्स्ट के मामले में वाडिया ग्रुप की मॉरिशस की कंपनी लीला लैंड्स की अहम भूमिका हो सकती है। लीला लैंड्स की अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर वाडिया ग्रुप की एक और कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में इनडायरेक्टली हिस्सेदारी है और ये कंपनी गो फर्स्ट की अपने बैंकर्स के साथ होने वाली बातचीत में बड़ी भूमिका रख सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गो फर्स्ट की फंडिंग वाले सरकारी बैंकों के कंसोर्टियम का मानना है कि लीला लैंड्स की ओर से डॉइश बैंक से लिए गए लोन पर दी गई कोलेटरल की राशि घरेलू बैंकों को दी गई कोलेटरल की राशि से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ये बैंकर्स चाहते हैं कि डॉइश बैंक के लोन को भी गिरवी रकम में शामिल किया जाए। खबरें ऐसी भी है कि गो फर्स्ट के IRP ने हाईकोर्ट से कहा है कि अगर लेसर्स ने विमान वापस ले लिए तो इससे एयरलाइन का कामकाज बंद हो जाएगा और इससे कंपनी को बड़ा घाटा हो सकता है और 7,000 से ज़्यादा कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। 31 मई को जब यह खबर आई तो बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। 1 जून को खबर आई कि गो फर्स्ट को कर्ज देने वाले बैंकों ने एयरलाइन की मैनेजमेंट के उस आवेदन को ठुकरा दिया है
जिसमें मैनेजमेंट ने बैंकों से कर्ज के उस पैसे को रिलीज करने के लिए कहा था जो अभी भी बैंकों के पास पड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि बैंक अब क्रेडिटर्स की कमेटी यानी सीओसी की मंजूरी के बाद ही एयरलाइन को लोन का बचा हुआ पैसा रिलीज करेंगे। खबर यह भी है कि एनसीएलटी की तरफ से गो फर्स्ट के लिए नियुक्त किए गए अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आईआरपी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि गो फर्स्ट को लीज पर विमान देने वाली कंपनियों की याचिका पर सुनवाई ना करे। साथ ही कंपनी के सीईओ ने डीजीसीए से एयर ऑपरेटर परमिट यानी एओपी रद्द ना करने की भी अपील की है। 2 जून को खबर आई कि गो फर्स्ट के आईआरपी ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को 6 महीने का रिवाइवल प्लान सौंप दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरलाइन ने डीजीसीए को बताया कि वो अपने 26 विमानों और 400 पायलट्स के साथ ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी बताया गया है कि एयरलाइन ने डीजीसीए को ऑल मार्केटिंग कंपनियों के सपोर्ट का भरोसा भी दिया है। 2 जून को जब यह खबर आई तो बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर भी एयरलाइन सेक्टर से ही जुड़ी है और वो है कर्ज से जूझ रही कंपनी जेट एयरवेज के रिवाइवल को लेकर। एनक्लैड ने जलान कैलरॉक के कंसोर्टियम यानी जेकेसी को बकाया रकम का भुगतान करने के लिए और समय दे दिया है। जेकेसी को स्टेट बैंक को 150 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान करना है, जिसके लिए 97 दिन या करीब 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। पिछले साल मई में जेट एयरवेज के लिए निर्णायक बोली लगाने वाले जेकेसी ने कंपनी के लेंडर्स के पास परफॉर्मेंस बैंक गारंटी यानी पीबीजी के तौर पर 150 करोड़ रुपए की रकम जमा की थी। दिसंबर 2022 में लेंडर्स को एनसीएलटी ने कंपनी का मालिकाना अधिकार जेकेसी को हैंडओवर करने के लिए कहा था। इस आदेश के अनुसार जेकेसी को लेंडर्स को 15 मई 2023 तक 185 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, पर जेकेसी की ओर से डेडलाइन मिस होने पर एसबीआई ने जेकेसी की बैंक गारंटी को भुनाने के लिए एनक्लैट में अर्जी दी थी। जेकेसी ने एनक्लैट में याचिका दाखिल करते हुए एसबीआई को 150 करोड़ रुपए की गारंटी भुनाने पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर 22 मई को एनक्लैट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 29 मई को जेट एयरवेज का शेयर 1.25% गिरकर और एसबीआई का शेयर 1.5% चढ़कर बंद हुआ था। तीसरी खबर, अदानी समूह को लेकर इस हफ्ते कई सारी खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप में जिन 5 विदेशी फंड्स के निवेश पर सवाल उठाए हैं, उनमें से 2 विदेशी फंड्स 2012 से आयकर विभाग के रडार पर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड को 2012 में और लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड नाम की कंपनी को 2014 में मॉरिशस की रेवेन्यू अथॉरिटी से नोटिस भेजा गया था और इस नोटिस की जानकारी भारतीय एजेंसियों से साझा की गई थी। लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड 2005 से अदानी ग्रुप में निवेश कर रहा है। दूसरी खबर यह है कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में 33 से 53 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त निवेश किया है। ये रकम 2 मार्च के बाद निवेश की गई है, जब जीक्यूजी पार्टनर्स ने ग्रुप की 4 कंपनियों में करीब 15,500 करोड़ रुपए का निवेश किया था। साथ ही अदानी पोर्ट्स के ऑडिटर डेलॉयट ने मंगलवार को 3 कंपनियों के साथ कंपनी के यूनिट ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। अदानी पोर्ट्स ने तीनों कंपनियों को अनरिलेटेड पार्टी बताया है, लेकिन ऑडिटर कंपनियां अनरिलेटेड पार्टी हैं या नहीं, डेलॉयट के इस बयान के बाद अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए गए आरोप एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। साथ ही मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बुधवार 31 मई को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें किसी कंपनी या ग्रुप में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश को लेकर अतिरिक्त डिस्क्लोजर देने यानी खुलासे करने का प्रस्ताव दिया है। सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर ऐसे समय पर आया है जब अदानी ग्रुप में कुछ विदेशी निवेशकों के निवेश को लेकर सवाल उठे हैं। कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने कहा है कि कई बार कुछ एफपीआईज किसी एक कंपनी या ग्रुप में अपने निवेश का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक निवेशित रखते हैं। इस तरह के निवेश को लेकर कई बार शक किया जाता है कि एफपीआई रूट से प्रमोटर ही कंपनी में निवेश कर रहा है और ऐसा होने पर कंपनी के शेयर में मैनिपुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है। 31 मई को अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर मामूली गिरावट के साथ और अदानी पोर्ट्स का शेयर करीब 1% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। गुरुवार 1 जून को अदानी ग्रुप के शेयर 2 खबरों के चलते फोकस में रहे। पहली खबर यह थी कि अदानी ग्रुप की अपनी 3 कंपनियों में QIBs को हिस्सेदारी बेचकर $3.5 अरब की रकम जुटाने की योजना है। इन 3 कंपनियों में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन एनर्जी के नाम शामिल हैं। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ट्रांसमिशन के बोर्ड ने कुल 21,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी दे भी दी है, जिसमें से अदानी एंटरप्राइजेस 12,500 करोड़ और अदानी ट्रांसमिशन 8,500 करोड़ रुपए जुटाएगी और बाकी बचे $1 अरब जुटाने पर अदानी ग्रीन एनर्जी का बोर्ड आने वाले 1 से 2 हफ्तों में फैसला ले सकता है। इस रकम से ग्रुप की क्षमता विस्तार खर्च की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। दूसरी खबर यह है कि अदानी ग्रुप अपने सीमेंट कारोबार का विस्तार कर सकता है और सीमेंट उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए छोटी सीमेंट कंपनियों का अधिग्रहण किया जा सकता है। ग्रुप ने पिछले साल सितंबर में अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण किया था और 2027 तक यानी 5 साल में अपनी सीमेंट उत्पादन की सालाना क्षमता को बढ़ाकर 14 करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया था। फिलहाल एसीसी और अंबुजा सीमेंट की सालाना सीमेंट क्षमता करीब 7 करोड़ टन पर है। 1 जून को अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर दिन की ऊंचाई से गिरकर हल्की बढ़त लेकर बंद हुआ था। 2 जून को खबर आई कि अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी रोड ट्रांसपोर्ट्स लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया की निवेशक कंपनी मैक्वेरी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 3,110 करोड़ रुपए में
सड़क संपत्तियों को खरीदने की डील रद्द कर दी है। अदानी रोड्स और मैक्वेरी के बीच गुजरात की 4 सड़क संपत्तियों के लिए अगस्त 2022 में यह करार हुआ था, लेकिन अब अदानी ग्रुप की इस कंपनी ने करार से अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। 2 जून को अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, अनिल अंबानी की कर समाधान प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी रिलायंस कैपिटल का शेयर मंगलवार को 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि सोमवार को हुई कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी की बैठक में ज्यादातर लेंडर्स ने सहमति और असहमति वाले क्रेडिटर्स में रिकवरी की रकम को बराबर बांटने पर फैसला लिया है। इस तरह लेंडर्स की रिकवरी प्लान पर नेगेटिव वोटिंग को डिस्करेज करने की मंशा है। लेंडर्स को कर समाधान प्रक्रिया से कुल 10,090 करोड़ रुपए की रिकवरी की उम्मीद है, जो कि 12,500 से 13,000 करोड़ रुपए की लिक्विडेशन वैल्यू से कम है। 26 अप्रैल को हुई नीलामी के दूसरे राउंड में हिंदुजा ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल के लिए 9,650 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जिसे बाद में 10 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया था, यानी इंप्रूव किया गया था। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल के पास 430 करोड़ रुपए की नकदी है। दूसरी खबर यह है कि चौथी तिमाही में कंपनी को 1488 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड घाटा हुआ है। हालांकि ये पिछले साल की समान अवधि से 65% कम है। पिछले साल Q4 में कंपनी को 4,249 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। खर्चों में कमी के चलते इस कंपनी का जो घाटा है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। 30 मई को रिलायंस कैपिटल का शेयर 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट को दिल्ली हाईकोर्ट से इस हफ्ते तगड़ा झटका मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी को 380 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश जारी किया है। सन ग्रुप के कलानिधि मारन को यह रकम देने के लिए कहा गया है, जो स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर हैं। यही नहीं, कोर्ट ने अगले 4 हफ्ते में कंपनी को एसेट्स पर हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है। स्पाइसजेट के मौजूदा प्रमोटर अजय सिंह और मारन परिवार के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल 2017 में मारन ने खुद को और उनकी एयरलाइन काल एयरवेज को वारंट्स ना जारी होने के चलते स्पाइसजेट के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। 1 जून को जब यह खबर आई तो स्पाइसजेट का शेयर 0.3% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। इंटरकनेक्शन यूजेज चार्ज यानी आईओसी को लेकर आईटी यानी इनकम टैक्स विभाग ने रिलायंस जियो और टाटा कम्युनिकेशन को नोटिस भेजा है। विदेशी टेलीकॉम कंपनियों को किए गए आईओसी के भुगतान पर टीडीएस ना काटने के चलते इन दोनों कंपनियों को ये नोटिस दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आईओसी पर टीडीएस कटौती लागू होती है क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी मानव हस्तक्षेप होता है। हालांकि दोनों कंपनियों ने इसका विरोध किया है और अब यह मामला कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के सामने है। इन कंपनियों का तर्क है कि आईओसी पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, इसलिए ये कर कटौती के दायरे में नहीं आता। पर आईटी विभाग का कहना है कि अगर ये कंपनियां विदेशी कंपनियों को पेमेंट पर टीडीएस नहीं काटती हैं तो इन कंपनियों को खुद टीडीएस देना होगा और आईटी एक्ट के सेक्शन 201 के तहत इस रकम पर ब्याज का भुगतान भी करना होगा। आपको बता दें कि आईओसी वो कॉस्ट है जिसका भुगतान एक मोबाइल ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को एक दूसरे के कॉल कनेक्शन के लिए करता है। 2 जून को आरआईएल 1/4% गिरकर और टाटा कम्युनिकेशन का शेयर 2.25% चढ़कर बंद हुआ था। 7वीं खबर, एसएल समूह की कंपनी डिश टीवी ने गुरुवार 1 जून को माइनॉरिटी शेयरधारकों की ओर से कंपनी को दिए गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी ईजीएम बुलाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड नंबर 16 में हमने आपको बताया था कि कंपनी के माइनॉरिटी शेयरधारकों ने कंपनी से ईजीएम बुलाने के लिए कहा है, जिस पर कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को जारी जानकारी देते हुए कहा कि वो इन शेयरधारकों की रिक्वेस्ट का आंकलन कर रही है। इन 77 माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का कंपनी में करीब 10.25% हिस्सा है और इस प्रस्तावित ईजीएम को बोर्ड के पुनर्गठन के लिए बुलाया जा रहा था, जिसमें कंपनी के 2 लॉन्ग टर्म डायरेक्टर्स शंकर अग्रवाल और रश्मि अग्रवाल को हटाना शामिल था। यही नहीं, इन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने 3 नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी बोर्ड पर नियुक्त करने के लिए ईजीएम बुलाने का प्रस्ताव दिया था, पर डिश टीवी ने इस प्रस्ताव को अमान्य यानी इनवैलिड बताते हुए खारिज कर दिया है। दरअसल 24% हिस्से वाले डिश टीवी के सबसे बड़े शेयरधारक यस बैंक और 4% हिस्से वाली पूर्व चेयरमैन जवाहरलाल गोयल के नेतृत्व वाली प्रमोटर फैमिली के बीच बोर्ड सीटों को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। इससे पहले शेयरधारकों ने मार्च में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बोर्ड पर नियुक्ति को रद्द कर दिया था, जो दिसंबर 2022 में बोर्ड में शामिल हुए थे। 2 जून को जब यह खबर आई तो डिश टीवी का शेयर 0.1% गिरकर बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। हाल के महीनों में यूएस के निवेशकों की ओर से वैल्यूएशन में कटौती किए जाने वाले भारतीय स्टार्टअप्स की सूची लंबी होती जा रही है। बीते हफ्ते इस सूची में यूनिकॉर्न एडटेक स्टार्टअप एरुडिटस के साथ साथ मीशो का नाम भी जुड़ गया है। इससे पहले स्विगी, बायजूस, फार्मेसी जैसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन भी घटाए जा चुके हैं। मार्च तिमाही के अंत तक अमेरिका के द प्राइवेट शेयर्स फंड नाम के एक फंड ने एरुडिटस का वैल्यूएशन 9% घटाकर $2.9 अरब कर दिया है।
अगस्त 2021 में एरिडिटिस ने 3.2 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर रकम जुटाई थी। द प्राइवेट शेयर्स फंड का एरिडिटिस में 0.2% का हिस्सा है। इसके अलावा यूएस बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फर्म बैरन कैपिटल ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के वैल्यूएशन में दूसरी बार कटौती की घोषणा की है। मार्च 2023 के अंत तक स्विगी के वैल्यूएशन को 10.1% घटाकर 6.38 अरब डॉलर कर दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब स्विगी के वैल्यूएशन में कमी की गई है। इससे पहले बैरन कैपिटल की ओर से चलाए जा रहे एक फंड ने दिसंबर 2022 तक स्विगी के वैल्यूएशन को 34% घटाकर 7.1 अरब डॉलर कर दिया था। साथ ही एक और निवेशक इन्वेस्को ने जनवरी 2023 के अंत तक स्विगी का वैल्यूएशन 33% घटाकर 5.5 अरब डॉलर कर दिया था, जो पहले 8.2 अरब डॉलर पर था। यही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने देश के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस के वैल्यूएशन में 62% की भारी कटौती की है। ब्लैक रॉक ने बायजूस के वैल्यूएशन को घटाकर सिर्फ 8.2 अरब डॉलर आंका है, जो पिछले साल अक्टूबर में 22 अरब डॉलर आंकी गई थी। आपको बता दें कि ब्लैक रॉक की बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड में करीब 1% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा फंड मैनेजमेंट कंपनी फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के वैल्यूएशन में 10% की कमी की है। पहले मीशो के वैल्यूएशन को 4.9 अरब डॉलर आंका गया था, जिसे अब घटाकर 4.4 अरब डॉलर तक किया गया है। दूसरी खबर, देश की अग्रणी ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म फार्मेजी इक्विटी के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने में असफल हो गई है। इस तरह कंपनी ने कर संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया है, जो गोल्डमैन सैक्स के साथ की गई थी। शर्तों के अनुसार कंपनी को करीब 1000 करोड़ रुपए या तकरीबन 120 मिलियन डॉलर की इक्विटी जुटानी थी, जो कि इसके बर्न रेट वेलोसिटी से जुड़ी हुई थी। कंपनी अपने आईपीओ को टालने और 1 साल तक कोशिश करने के बाद भी फंड जुटाने में असफल रही है। हालांकि कंपनी अभी तक अपने किसी भी भुगतान दायित्वों को पूरा करने से चूकी नहीं है। फार्मेजी ने नवंबर 2021 में आईपीओ लाने के लिए दस्तावेज जमा किए थे और फरवरी 2022 में फार्मेजी को आईपीओ लाने के लिए सेबी से मंजूरी भी मिल गई थी, पर बाजार की स्थितियों को देखते हुए कंपनी ने इस इशू को टाल दिया था। तीसरी खबर, आयकर विभाग ने कुछ प्रमुख यूनिकॉर्न समेत कई स्टार्टअप्स को बिना हिसाब के निवेश यानी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट पर नोटिस भेजे हैं। ये नोटिस फिनटेक, एग्रीगेटर और एडटेक समेत सभी तरह के स्टार्टअप्स को भेजे गए हैं। आयकर कानून की धारा 68 के तहत नोटिस जारी कर इन स्टार्टअप से निवेश के स्रोत और प्रकृति यानी नेचर की जानकारी मांगी गई है। दरअसल इन स्टार्टअप्स में 100 करोड़ रुपए या उससे ऊपर के हर निवेश की जांच की जा रही है। वहीं आयकर विभाग एडवांस टैक्स पर भी करीब से नजर बनाए हुए है। चौथी खबर, एडटेक स्टार्टअप स्केलर ने दिल्ली की पेप्कोडिंग का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। हालांकि यह सौदा कितने में हुआ है, इसको लेकर दोनों कंपनियों ने जानकारी साझा नहीं की है। स्केलर ने अपने बिजनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के इरादे से इस अधिग्रहण को किया है। पिछले 2 साल में स्केलर की ओर से किए जाने वाला ये चौथा अधिग्रहण है। इससे पहले स्केलर ने अप्लाइड रूट्स, कोडिंग मिनट्स और कोडिंग एलिमेंट्स का अधिग्रहण पूरा किया था। इस अधिग्रहण से कंपनी की रणनीति, प्रोडक्ट डिजाइन, B2B बिजनेस और ऑपरेशंस को सपोर्ट मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि 2017 में सुमित मलिक ने पेप्कोडिंग की स्थापना की थी। पेप्कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम यानी DCA के साथ साथ वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, कोर, CBSE, गेट और बिजनेस एनालिटिक्स में कोर्स उपलब्ध करवाती है। पांचवी खबर, दुनिया के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस के लिए बुरी खबरों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बायजूस की अपने लेंडर्स के साथ 1.2 अरब डॉलर के टर्म लोन बी की रीस्ट्रक्चरिंग पर बातचीत चल रही थी, जो बेनतीजा खत्म हो गई है। यानी लेंडर्स ने कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग पर बातचीत को खारिज कर दिया है। दरअसल लेंडर्स ने इल्जाम लगाया है कि बायजूस ने 50 करोड़ डॉलर का लोन लिया था, पर इसकी जानकारी उनके साथ साझा नहीं की गई थी, जिस वजह से बातचीत को खत्म कर दिया गया है। ये बातचीत खत्म होने का मतलब ये है कि लेंडर्स कंपनी की ओर से गिरवी रखी गई सिक्योरिटीज को अब बेच सकते हैं। हालांकि कंपनी के पास इस लोन के ब्याज भुगतान के लिए 5 जून तक का समय है और माना जा रहा है कि कंपनी इन लेंडर्स के साथ अलग अलग बातचीत कर सकती है। इससे पहले भी कंपनी ने लेंडर्स को 2026 में देय इस लोन पर ब्याज दर को 3% तक बढ़ाने की पेशकश की थी। तो ये था कॉर्पोरेट और स्टार्टअप से जुड़ा बीते कारोबारी हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का इस हफ्ते का एपिसोड भी पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले शनिवार को इसी समय इसी जगह नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहे मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।